किंगडम किंगडम मोनेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, किंगडम मोनेरा वो स्पीशीज है जिसने अर्थ में लाइफ पर क्या, लाइफ का फर्स्ट बॉल हिट करने के लिए कि लाइफ ओरिजिनेट होगी, द फर्स्ट बॉल ऑफ द क्रिकेट। कविता कविता पकड़े, कविता वहां नीचे माइक है, उसको बार बार टैप मत कीजिए, माइक ऑन हो जाता है। मैं म्यूट कर रहा हूँ, कविता अनम्यूट कर देती है। कर रही है आपको? नहीं आ रही है, राइट। So the first ball of the life was hit by which kingdom? Kingdom मोनेरा, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा सबसे पहले आया और उसी से सब इवॉल्व हुए। इसका मतलब ये क्या हुआ, किंगडम मोनेरा ही है जिसने अर्थ पर इवोल्यूशन स्टार्ट किया। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, देखो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से। और एक सवाल बोलूं कि विच इज द स्पीशीज विच कैन लीव अबोव 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी उबलता है, बहुत ही ज्यादा गर्म, ये सवाल आता है, ठीक है। ऐसा कौन सा स्पीशीज है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है? आप एनिमलिया किंगडम का कोई भी स्पीशीज उठाकर 60 डिग्री सेल्सियस पर भी रखो ना, वो जल जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन का कितना टेम्परेचर, 37, फिर भी गर्मी लग रही है, समझ रहे हो। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो उबल जाएगा और राख हो जाएगा। तो एनिमलिया किंगडम 100 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्लांटी का तो सवाल ही नहीं उठता, प्लांट को जलाओ, राख होगा कि नहीं, जलेगा या नहीं जलेगा। फंगस को जलाओ, वो तो बेचारा एकदम धागे जैसा रहता है, वो तो 100% जलेगा, ठीक है। उसकी तो इतनी ज्यादा, समझ लो, पोटेंशियल ही नहीं है कि वो हमसे टक्कर ले सके। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से टक्कर ले सके फंगस, उसका भी दम नहीं है। तो ऊपर वाले तीनों किंगडम हार गए। 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई बर्न नहीं होगा, मतलब सब बर्न हो जाएंगे, कोई सह नहीं सकता 100 डिग्री सेल्सियस को। प्रोटिस्टा को युग लेना, सिंगल सेल, वो भी नहीं, ठीक है। प्लीज कोई भी माइक को ऑन मत कीजिए, इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस इन द ईयर टू स्पीक, ठीक। तो प्रोटिस्टा भी 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्या हो जाएगा, ये भी बर्न हो जाएगा। अकेला ऐसा एक किंगडम है जो उसका पूरा किंगडम नहीं है, उस किंगडम के कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो इवन 100 डिग्री सेल्सियस पर भी, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी वो सेल जो है वो खराब नहीं होगा, वो सेल जो है वो रप्चर नहीं होगा, वो सेल एक तरीके से डीजेनरेट, नष्ट नहीं होगा। तो सब में तो सेल है, सब में सेल है, बट सबके सेल किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? हमारे सेल हमारे बॉडी में। तो सिंपल बोल दूं, वी हैव ए सेल। तो किंगडम एनिमलिया हैव सेल, फंगस हैव सेल, प्लांटी हैव सेल, एवरी 5 किंगडम हैव सेल, बट द ओनली सेल which can survive 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज किंगडम मोनेरा। आई होप तो कि आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा पा रहे हो कि क्यों किंगडम मोनेरा का सेल 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर सकता है। लगा पा रहे हो ना कि लॉजिक की समझा दू? समझा दूं, ओके। बाकी चलो देखो, अच्छे से देखो। तो 5 किंगडम में सबसे पहले कौन सा किंगडम स्टार्ट हुआ है? किंगडम मोनेरा। तो अर्थ पर सबसे पहले पैर रखने वाला कौन सा सेल होगा? किंगडम मोनेरा का, किंगडम का कोई सेल होगा। तो अर्थ पहले क्या था, बहुत ज्यादा हॉट था। तो हॉट होने के कारण किंगडम मोनेरा का सेल उस 100 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर गया। इसीलिए किताब में ये लिखा है कि किंगडम मोनेरा के कुछ सेल्स है, कुछ स्पीशीज है, ठीक है। किंगडम मोनेरा के कुछ सेल है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रह सकते हैं। उसका कारण क्या है कि पांचों किंगडम में जिसमें सबसे पहले जो अर्थ पर आया वो कौन सा किंगडम है? किंगडम मोनेरा। और अर्थ क्या था? पहले हॉट था। हॉट था मतलब टेम्परेचर अबोव 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि सन जब फूटा तो पहले एक वोल्केनो था, उसके अंदर जैसे ज्वाला नहीं भड़कती है आगे अंदर, ठीक है, कुछ कर दिखाने की ज्वाला फूटती है सर, और ये मैं फूटा और आसमान को छू गया, ठीक है, मेरे सपने मैंने स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से सन को भी गुस्सा आया होगा, सन एकदम हॉट था, बोल रहा है इतना ज्यादा टेम्परेचर है, 1000 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर रहता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक, इन थाउजेंड रहता है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा सन के अंदर टेम्परेचर, ये सन जोर से फूटा, ठीक है। तो मम्मी कैसे अगर कुछ चीज आप फोड़ दो तो मम्मी कैसे आप पर बरसती है एकदम गर्म होके, तो उसी तरीके से सन के अंदर भी ज्वाला फूट रहा था, ठीक। तो सन ने क्या किया, सन बर्स्ट हुआ, सन का एक टुकड़ा। तो सन के अंदर
तो सन के अंदर अगर 10x टेम्परेचर था, मानकर चलो मैं सपोज कर रहा हूं मैं सन हूं, मेरे अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और मैं फूटने जा रहा हूं, मैं फूटा। तो अगर मानकर चलो मेरे फूटने से ये अर्थ, ये वाला मानकर चलो मैं सन हूं, मेरे अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैं फूटा, मैं बर्स्ट हुआ, मेरा एक हेड सेपरेट हो गया एज ए अर्थ। तो इसका टेम्परेचर अगर मेरे पूरे बॉडी का 1000 है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ जो मेरा हेड सेपरेटेड हुआ सन से, मैं सन एक अगर पार्ट सेपरेटेड हुआ तो ये अर्थ में कन्वर्ट हो गया, तो इसका टेम्परेचर लगभग लगभग कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस में किसने कदम रखा कि चलो लाइफ बनाते हैं, वो है किंगडम मोनेरा का सेल। तो चारों पांचों किंगडम में से कौन सा ऐसा सेल है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव कर जाएगा, वो है किंगडम मोनेरा का। क्यों? क्योंकि जब अर्थ हॉट था तो सबसे पहले यही किंगडम आया था, उसके बाद प्रोटिस्टा और उसके बाद प्लांटी, फंगी, एनिमलिया, तीनों आए। क्या आपको समझा? हाँ सर। समझ गया? हाँ तो ये दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना। जिसको याद नहीं रहता है वो लिख सकता है। पहला क्या? सेक्शुअल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंगडम मोनेरा नाही करू शकत। तुम्हाला रीजन माहिती आहे, त्याच्या सेल उसके न्यूक्लियस में, उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसलिए नहीं कर सकता है। दूसरा, सबसे पहले कौन सा किंगडम आया था? मोनेरा। और इसी से रिलेटेड 100 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा सेल सर्वाइव करेगा? पांचों किंगडम के सेल क्या? बिल्कुल भी गलत आंसर। एक ही किंगडम सर्वाइव करेगा, एक ही किंगडम का सेल सर्वाइव करेगा, मोनेरा। बाकी कोई किंगडम ऊपर वाले बिल्कुल नहीं। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ना। तो देखो, इवोल्यूशन के हिसाब से आर एच विटेकर ने बोला कि मैं क्राइटेरिया कैसा रखूंगा, इवोल्यूशन को पढ़ूंगा। मैंने जान लिया है, मैंने पहचान लिया है, आर एच विटेकर बोलता है मैंने देख लिया है सबसे पहले मोनेरा है, तो मैं सबसे अलग मोनेरा को रखूंगा। उसके बाद प्रोटिस्टा आया है, मैं प्रोटिस्टा को रखूंगा, और उसके बाद इन तीनों को एक ग्रुप में डाल दूंगा। तो दरअसल जैसा दिख रहा है ना, एग्जैक्टली वैसा ही है। प्लांटी, फंगस, एनिमिलिया तीनों भी एक कैटेगरी में रखे गए हैं। अभी हम टेबल ड्रॉ करेंगे। प्रोटिस्टा अलग और मोनेरा अलग रखा गया है। ठीक है, चलो ये 5 पॉइंट लिख लो आप। सभी ने लिख लिए क्या? दिख रहा है क्या येलो कलर कि व्हाइट में लिखूं? हो गया सर, लिख के हो गया? क्या बात है, बहुत स्पीड, इतना ज्यादा स्पीड। अच्छा, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा था। ये हो गया सर लिख के। किसने बोला वैसे, नाम बताओ। व्हाट इज द नेम? किसने बोला वो? केतकी सर। केतकी, ओके केतकी। चलो तो एकदम जल्दी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैं व्हाइट चॉक लेता हूँ। तो इधर जो किंगडम आएगा वो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और इधर जो आएगा जिसके पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जिसके पास है वो है यूकैरियोट, और न्यूक्लियस जिसके पास नहीं है वो है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है। ठीक, चलो तो अकेला एक ही किंगडम जो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक, जिसके अंदर एक ही सेल रहता है, तो लिख लो सर यूनिसेलुलर। एक ही सेल रहता है तो लिख लो यूनिसेलुलर। ठीक है, ऐसा सेल जो जिंदगी में अकेला रहेगा और उसकी जिंदगी में किचन बिल्कुल नहीं आएगा। सिंगल सेल विदाउट न्यूक्लियस। कौन सा किंगडम है? किंगडम मोनेरा। तो यहाँ लिख लेते हैं बॉक्स बना के, द किंगडम इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, यूकैरियोट में कितने किंगडम आएंगे? तो यूकैरियोटिक में आएगा प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक, इन सब में न्यूक्लियस होता है, राइट। पर एक अंतर है, फंगस ब्रेड के ऊपर इतने तेजी से बढ़ रहा था कि मुझे समझ गया फंगस के अंदर एक से ज्यादा सेल एग्जिस्ट करता है। प्लांटी में देखा तो फ्लावर, लीफ, फ्रूट, रूट, मतलब प्लांटी में भी एक से ज्यादा सेल एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल खुद को देख लो, बहुत सारे सेल। तो 4 किंगडम में से एक ही अकेला किंगडम बच जाता है जिसके पास एक ही सेल है। तो एक पार्टीशन करना पड़ेगा सर। कौन सा? यूकैरियोट के नीचे जिसके पास न्यूक्लियस रहते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसके पास रहता है, यूकैरियोट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। किसके पास? प्रोकैरियोट। इनके पास न्यूक्लियस नहीं, उसके पास। ठीक है,
ये यूकैरियोट में भी एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हो सर? फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया नहीं गया, इनमें बहुत सारे सेल एग्जिस्ट करते हैं, और प्रोटिस्टा एक अकेला किंगडम है जिसके पास एक ही सेल रहता है। एक सिमिलैरिटी चारों किंगडम में है सर, सबके पास न्यूक्लियस है, तो हमने सिमिलैरिटी रखी सब यूकैरियोटिक है। बट एक डिफरेंस भी है सर। क्या? उस यूकैरियोटिक के अंदर कुछ यूनिसेलुलर वाले रहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर बनेंगे। यूकैरियोटिक और कुछ आएगा मल्टी सेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर, कुछ मल्टी सेलुलर। अब मुझे बताओ इन चार किंगडम में से कितने किंगडम मल्टी सेलुलर में जाएंगे? नंबर पूछ रहा हूं मैं, नंबर। दो दो नहीं जाएंगे, 3। देखो अच्छे से देखना। कौन से चार किंगडम बचे? मोनेरा ने तो अपनी जगह बना ली, ठीक है, पहला किंगडम तो गायब हो गया। कितने किंगडम बचे? 4। चलो लिख लो उस पर उसको। 4 किंगडम जो बचे, क्या था नाम? है प्रोटिस्टा, उसका नाम है प्रोटिस्टा, फिर है फंगाई, फिर है प्लांटी, एंड देन है एनिमिलिया। ठीक है सर। सर हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, तो मल्टीसेलर में कौन आएगा? एनिमिलिया। सर प्लांट को मैंने कल जाकर देखा, उसको हाई बोला, वो हाई नहीं बोला, मैंने उसका हाई बोला, उसने मुझे हाई नहीं बोला, ठीक है, तो उसने रेस्पॉन्सिव नहीं दिखाया। पर सर उसमें बहुत सारे सेल एग्जिस्ट करते हैं, मैं दावा करता हूँ। लीव्स मुझे अलग कलर के दिखे, फ्लावर थोड़ा अलग कलर का दिखा, रूट्स में भी अलग सेल है सर, इसका मतलब एक से ज्यादा सेल एग्जिस्ट करते हैं। तो प्लांटी भी किस में आ जाएगा? मल्टीसेलुलर। फंगस, ठीक है, फंगस की बात कर लो। अब ब्रेड पर देखा तो ये फंगस ऐसे लाइन बनाकर ग्रो हो रहा है, ठीक है, एक से ऐसे पूरा ब्रेड खाऊंगा, ठीक है, तबाही करूंगा, आपके लिए बिल्कुल ब्रेड रखूंगा ही नहीं। जो आपने जाम लगाने के लिए ब्रेड रखा था, ठीक है, वो किसी दूसरे ने हजम कर लिया है। अपने जाम लगा है नहीं, किसी दूसरे ने उसको जाम कर लिया है, जाम हो गया है, वो खत्म हो चुका है ब्रेड। कौन था वो? फंगस। उसको देखो, क्या वो एक ही सेल था? अगर एक सेल होता ना तो फंगस सिर्फ इतना ही होता, इतना ही, और आपको वो ज्वाइंट हुआ नहीं दिखता, ठीक है। कैसा दिखता? एक सेल से 2 सेल बनाता वो फंगस, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, सेपरेटेड नहीं दिखता। आप फंगस को एक काम करो, आप फंगस को उठा के देखो ऐसे, कभी मन करे तो। वैसे तो वो माइक्रोस्कोपिक है, प्लांटी और एनिमिलिया मैक्रोस्कोपिक, वो ऐसे ही दिख जाएंगे आपको। मैं दिख रहा हूँ एनिमल, प्लांट दिख रहा है एनिमल, फंगस को नहीं देख पाओगे अच्छे से। तो अगर चाहो तो आप उसको लिफ्ट करके देखना। लिफ्ट मतलब उसको लिफ्ट में नहीं बैठाना है, उसको उठा के देखना। अगर वो पूरा थ्रेड में दिखता है ना, थ्रेड मतलब धागे जैसा ऐसा ऊपर उठता है, इसका मतलब ये समझ सकते हो आप कि वो एक सेल नहीं है, उसमें एक से ज्यादा सेल रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में एक्सपेरिमेंट करते रहना, ब्रेड के ऊपर रखना 2 दिन, और उस फंगस को एक वो चिमटा रहता है ना घर पे, उससे पकड़ना और उठा के देखना। तो ऐसी पूरी लाइन अगर उठ गई, टूटा नहीं, वो धीरे धीरे एकदम प्यार से आराम से उठाना। तो अगर वो उठ गया, इसका मतलब उसमें 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो मल्टीसेलुलर में है। एक्सपेरिमेंट आप कर लेना, मैंने किया है सर। मैं अभी लिख देता हूँ कि फंगस किस में आता है? मल्टीसेलुलर। प्रोटिस्टा, अकेला प्रोटिस्टा का एक एग्जांपल, जैसे मैं बोल दूं पैरामीशियम, ठीक है, वो पैरामीशियम जो ऐसा स्लीपर जैसा दिखता है, उसमें कितने सेल रहते हैं? सिर्फ 1 सेल, तो वो किस में आएगा? यूनिसेलुलर। अब मुझे बताओ 4 किंगडम में से कितने किंगडम मल्टीसेलुलर में गए? 3 किंगडम गए, ठीक है। तो 3 किंगडम विल कम हियर, 1 किंगडम विल कम हियर। चलो आगे टेबल ड्रॉ करते हैं। थोड़ा बायो को नहीं, क्या ऐसे दिमाग से नहीं पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। मतलब सोचते जाओ, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मतलब कोई यहाँ पर नई चीज नहीं है, आपने हजारों बार ब्रेड को खराब होते हुए देखा है, ठीक है, लड्डू पर भी देखा है, खाने में भी फंगस लगते हुए देखा है। तो बस वहीं से सोचो कि अगर उसको उठाया जाए तो सिर्फ एक ही फंगस मिलता है कि बहुत सारे लाइन मिलते चले जाते हैं। माइक को म्यूट कर दीजिए तन्वी। तो बहुत सारा फंगस एक लाइन में से दिखेगा, इसका मतलब फंगस मल्टीसेलुलर है। चलो तो यहां लिख लेते हैं। पर एक बात है, क्या हम, और चलो मैं क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं आपको। तो इसमें कितने किंगडम आएंगे? मल्टीसेलुलर में 3। देखता हूं कौन जवाब देगा। 3 किंगडम आएंगे, ठीक है, प्लांटी, फंगस, एनिमिलिया। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है, आपने लिखी हुई है अभी, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो एनिमल और फंगस को
प्लांटी से डिफर करती है? थोड़ा लॉजिकली प्यार से आराम से सोचो, ऐसी कौन सी चीज है, क्या प्रॉपर्टी है जो प्लांटी को फंगस और एनिमिलिया से अलग करती है? सोचो। सेल वॉल। नहीं, सेल वॉल नहीं है करेक्ट आंसर। एनिमल और फंगस सेपरेटेड है विद द प्लांट, मतलब एनिमल, फंगस और प्लांटी तीन है ना, तो एनिमल और फंगस साथ में है, प्लांट को अलग कर दिया गया। देखो मैंने दो एरो बनाए हैं ना, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता है, यहाँ मैं फंगस और एनिमिलिया को लिखने वाला हूँ और यहाँ प्लांटी को। ये मैं क्यों करूंगा सोच कर देखो। प्लांट ऑटोट्रॉपिक है और एग्जैक्टली एनिमल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, किसने दिया आंसर? अनामिका। एग्जैक्टली। प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, फंगस के पास पत्ते है ही नहीं, मेरे बॉडी में आपको पत्ते दिख ही नहीं रहे। डॉग के पास देखो, उसके पास पत्ते हैं, खुद खाना बनाएगा धूप में रह के, ठीक है, वो वाला धूप वाला अलग है, जादू कोई मिल गया वाला। तो हमारे पास पत्ते, हम खुद का खाना खुद, वी आर ऑटोट्रॉप? नो। फंगस लड्डू पर बैठ रहा था, ऑटोट्रॉप है? नहीं। तो एनिमल और फंगस को अभी अभी देखो, अभी आप जो आपने क्राइटेरिया लिखा है उसमें थर्ड क्राइटेरिया, इस सेकंड क्राइटेरिया आपने क्या लिखा था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ ये लिखा था, क्या लिखा था याद आ रहा है? पहला सेल स्ट्रक्चर, सेकंड क्या पॉइंट था? मोड मोड ऑफ ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉप है कि हेटेरोट्रॉप है, इसके बेसिस पर तो देखो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया है, तो पता चला कि दो है। कौन सा? एक है प्लांटी, एक है प्लांटी और दूसरा है, तो चलो यहां लिख लो पहले, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से एक आता है ऑटोट्रॉप के अंदर, ऑटोट्रॉप के अंदर आता है कौन? उसका एग्जांपल है प्लांटी, ऐसा लिखो तो अच्छे से समझेगा। और यहां कौन से आएंगे? हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। अब इसके अंदर भी दो डिवीजन है, मतलब सर दूसरों के ऊपर खाते हैं पर डिपेंड करता है, ठीक है, अच्छे से देखना। तो हेटेरोट्रॉप के अंदर दो डिवीजन है, क्या? एक वर्ड है जिसे क्या कहा जाता है? सैप्रोट्रॉप। सैप्रोट्रॉप का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, जो डेड एंड डिकेइंग मतलब जो मर चुका है, डेड हो चुका है, और जो डिके हो रहा है, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर कंज्यूम करने वाले को कहा जाता है सैप्रोट्रॉप। तो आफ्टर द लिविंग बॉडी गेट डेड, तो उसे क्या कहते हैं? डेड बॉडी। तो वही मैंने लिखा है डेड। तो अगर कोई इंसान मर जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो क्या होती है? डिके होती है, डिकम्पोज होती है। आप अगर साल 2 साल में उसके पास जाकर जाओ, जहां पर वो अगर कहीं पर अगर उसको गाड़ा गया हो, तो वहां पर सिर्फ आपको बोन्स मिलेगा, क्योंकि जितना भी उसका बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर था वो खत्म हो चुका है। तो गया कहाँ से? तो वहां पर कहीं कोई ना कोई माइक्रोब्स, कोई ना कोई सेल ने अपना खाना उस बॉडी पर बना लिया। तो डब्बे के अंदर तो सिर्फ ब्रेड था और फंगस डेवलप हो गया ना। मट्टी के अंदर सिर्फ एक डेड बॉडी थी, बट फंगस या माइक्रोब वहां रहकर उसको क्या करने लग जाएगी? डिके करने लग जाएगी। डिके मतलब डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब वो सड़ने लग जाएगी। उसके जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है वो उस पर अपना खाना बनाकर अपने लिए अपनी प्रोजेनी, अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो क्या एनिमल, क्या एनिमेलिया किंगडम, ऐसा ऐसा बोल सकता हूँ, क्या फंगस किंगडम सैप्रोट्रोफ शो करेंगे? यस, फंगस शो सैप्रोट्रोफ। फंगस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर बैठते हैं, जो मर चुके हो या जिसमें लाइफ नहीं हो उस पर बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ हेटेरोट्रॉफ के अंदर भी, हेटेरोट्रॉफ के अंदर भी एक आता है सैप्रोट्रॉफ। तो इसके अंदर कौन आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा हमारा फंगस, ठीक है। तो यहाँ लिखना है हमको क्या? सैप्रोट्रॉफ। तो एक चीज और एक समझ लो, अगर मैं आपको एक काजू कतली दूं, ठीक है, अगर मैं आपको क्या दूं? काजू कतली, पर पानी आ रहा है। तो इफ सपोज आई गिव यू एनी ऑफ द स्वीट विच यू लाइक, ठीक है, मुझे तो ऐसा कुछ फॉर श्योर एक पसंद नहीं है, सभी खाते हैं, पर मैं हमेशा वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, लड्डू, ठीक है। लड्डू क्यों सर? गोल होता है लड्डू, तो बाकी क्या रहते हैं? चलो लड्डू देखो। तो एक बात बताओ, अगर ये फंगस है,
अगर ये फंगस है, मान कर चलो फंगस है, तो क्या फंगस ऐसा अपना बड़ा सा मुंह खोलेगा और ये उसकी आंखें रहेंगी और बोलेगा आ लड्डू अंदर आ जा तू, तुझे तो मैं ही खाऊंगा, ठीक है? ये क्या, ये फंगस है। तो फंगस ने लड्डू को बुलाया, कौन सा गाना है वो, आजा आजा। तो इस तरीके से लड्डू को फंगस अंदर बुलाएगा, अपने पेट में लेगा, फिर जाकर केमिकल्स रिलीज करेगा, फिर डाइजेशन करेगा, फिर लड्डू का स्वाद लेगा। वाह क्या बढ़िया था। ऐसा होगा बिल्कुल भी नहीं। ये कौन शो करता है पता है, ऐसे मुंह फाड़ के खाने वाला, ये हम शो करते हैं। फंगस क्या करता है, फंगस क्या करता है, फंगस इसे मुंह फाड़ के नहीं खाएगा, इनडायरेक्टली एक एंड पॉइंट है। कोई भी चीज की फूड, कोई भी फूड खाओ, डिस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए केमिकल्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो केमिकल्स अगर चाहिए तो सर फंगस भी केमिकल रिलीज करेगा, हम भी केमिकल रिलीज करेंगे, हम भी लड्डू खाएंगे और फंगस भी लड्डू खाएगा, तो दोनों साथ में बैठ के खा लेते हैं नहीं? हाँ, देखो फंगस में और हम में क्या अंतर है, बस अंतर है, उसी के अंतर पर इसको यहाँ पर रखा गया है। हम दोनों भी लड्डू पर खाते हैं, मतलब हम दोनों हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ तो है नहीं। तो ऑटोट्रॉफ कुछ और जो था उसमें प्लांटी को रख दिया, पर हेटेरोट्रॉफ में अब दो आने वाले हैं, एक तरफ आएगा किंगडम एनिमलिया और दूसरी तरफ आएगा फंगस। देखते हैं हम दोनों में क्या सिमिलरिटी, और दोनों में एक चीज कॉमन है, हेटेरोट्रॉफ, मतलब दोनों लड्डू खा रहे हैं। तो देखो सर दोनों में ये डिफरेंसेस है कि हम लड्डू को पूरा अंदर कंज्यूम करते हैं, पेट में ले जाते हैं, पेट में जाने के बाद पिचकारी जैसे केमिकल्स रिलीज होगा, केमिकल्स रिलीज होगा, लड्डू अलग अलग पार्टिकल्स में टूटेगा और अब उसका होगा एब्जॉर्प्शन। पेट में जाने के बाद केमिकल्स रिलीज होता है। हमारे इसमें फंगस पेट ही नहीं है, फंगस के पास पेट ही नहीं है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये कौन सा किंगडम दिखाएगा, ये फंगस दिखाने ही नहीं वाला। ये कौन सा किंगडम दिखाएगा, ये एनिमलिया, हम उसको अंदर लेके जाके खाएंगे लड्डू को। अब देखो फंगस बोल रहा है अच्छा दोनों भी हेटेरोट्रॉफ है, पर तूने बाजी मार ली, क्यों? क्योंकि तू लड्डू को अंदर लेके गया, मैं भी लड्डू को खाऊंगा पर तेरे जैसा नहीं, ठीक है? मैं इतना ज्यादा प्यासा नहीं हूँ मिठाई का, मैं उसके ऊपर बैठूंगा, ठीक है? तो किंगडम एनिमिलिया के आपने पूछा, ठीक है, कि अरे फंगस, ठीक है, अरे फंगस तुझ में और मुझ में एक चीज कॉमन है क्या, तू भी हेटेरोट्रॉफ है, मैं भी हेटेरोट्रॉफ हूँ, मैं भी लड्डू को खाता हूँ, तू भी लड्डू को खाता है, पर तुझ में और मुझ में एक अंतर है क्या? तो किंगडम एनिमलिया फंगस से बोला कि मैं लड्डू को अंदर खाता है और अंदर डाइजेशन करता हूँ, तू लड्डू के ऊपर बैठता है और लड्डू के ऊपर केमिकल्स रिलीज करेगा। तो केमिकल्स तो तूने भी रिलीज किया, केमिकल्स तो मैंने भी रिलीज किया, बट दोनों के केमिकल के रिलीज में अंतर है। हम लड्डू अंदर खाएंगे, अंदर जाकर केमिकल्स रिलीज होगा, ठीक है? और फंगस बाहर बैठता है, ये केमिकल्स की पिचकारी मारेगा और लड्डू को तोड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन देखना है, प्रोसीजर है, ह्यूमंस करते हैं। ये नया नया टर्म होगा, हर एक जहाँ आपको जो नए टर्म लग रहे हैं ना, सब अलग अलग चैप्टर के हिस्से हैं, बट आपको यहाँ एक टेबल पढ़ना जरूरी है। तो डाइजेशन चैप्टर में वर्ड आएगा होलोजोइक, याद रखना, होलोजोइक। होलो मतलब पूरा पूरा, जोइक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको पानी मिले तब भी आप पानी के ऊपर बैठ के पानी कंज्यूम करोगे नहीं, सीधा अंदर। लड्डू मिलता है, सॉलिड पार्ट मिलता है, सीधा अंदर। गैस लेना है, सीधा अंदर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, any of the materials which are directly consumed inside the body and XYZ procedure is taken place inside the body itself, this is called as holozoic mode of nutrition. ठीक? तो फंगस कभी भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दाखवतच नहीं, दिखाता ही नहीं है। क्यों? वो कभी भी लड्डू को अपने पेट के अंदर नहीं लेगा, मिठाई हो, ब्रेड हो, अपने अंदर नहीं लेगा। आपके हाथ में ब्रेड दो, सीधा अंदर। क्यों? क्योंकि केमिकल्स, अगर हाथ में ब्रेड है तो क्या हाथ से केमिकल रिलीज करेगा? हाँ चलो हाथ में ब्रेड आ गया, यहाँ से केमिकल रिलीज करते हैं, यहीं पर ब्रेड टूटेगा और यहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो फिर मुंह क्यों बनाया, सलाइवेशन क्यों होता है? थोड़ा लॉजिक लगाना है। तो हाथ से एब्जॉर्प्शन, और यही फंगस होता तो यहीं पर रख दो ब्रेड को, यही सब कुछ काम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके केमिकल्स एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर निकल सकते हैं। हमारे केमिकल्स बॉडी के अंदर लाओ लड्डू को, फिर केमिकल्स रिलीज करेंगे, केमिकल्स बाहर नहीं आएंगे। अब आप बोलो क्या, स्टमक को फाड़ो, उसमें से केमिकल्स निकालो, तोड़ो उसको, फिर अंदर लो, ये सब बेकार प्रोसीजर है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स एनी ऑफ द सॉलिड, लिक्विड और गैस सब्सटेंस
which are taken directly inside the body and then they are digested, holozoic. So who show holozoic mode of nutrition? Only human. ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं मैं, ह्यूमन क्या करते हैं, इंजेशन. इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेते हैं. जैसे डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन कट करना. जैसे आपकी टेक्स्ट बुक रहती है, टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक का छोटा छोटा पॉइंट उठा के बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करने वाली जो किताब रहती है उसे डाइजेस्ट कहा जाता है. ठीक है, और जो बड़ा बड़ा टेक्स्ट देती है, बड़ा बड़ा टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट मैसेज नहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट लिख के देगी, उसे टेक्स्ट बुक कहा जाता है. टेक्स्ट वो टेक्स्ट बुक है. और जिसमें देखें कट किए हुए, मतलब बड़ी चीजों को काटना, समझ रहे हो. तो अगर फूड बड़ा सा लड्डू खाया है, उसको काटना, उसको डाइजेस्ट करना, तो वो लड्डू कहाँ टूटेगा. फंगस जैसे, फंगस ऊपर बैठता है, हम वैसे ही ऊपर बैठ जाएंगे, उसके ऊपर लड्डू टूट जाएगा. लड्डू टूट जाएगा मतलब सिर्फ फंगस कैसे उसके ऊपर बैठ के आराम से केमिकल्स रिलीज करके धीरे धीरे खाएगा, प्यार से आराम से, पता भी नहीं चलने देगा. हम बैठेंगे, ये लो गणपति बप्पा मोरिया, एक लाडू फूटला, गणपति बप्पा उठला हो जाएगा. तो हम लड्डू के ऊपर बैठकर भी कोई फायदा नहीं है. क्यों? डाइजेशन ही नहीं होगा ना, अंदर एब्जॉर्ब कैसे होगा. बैठ जाओ उसके ऊपर तब भी केमिकल्स रिलीज होगा क्या? नहीं, उसको अंदर ही लेना पड़ेगा माउथ के थ्रू, तभी उसका इंजेक्शन, तभी उसका डाइजेशन हो पाएगा. ठीक है, तो सब जन लड्डू तोड़ो. क्यों? क्योंकि गणपति है, इसलिए मैंने लड्डू का एग्जाम्पल लिया है. राइट, तो एक लाडू फूटला. तो इंजेक्शन कौन करता है? इंजेक्शन मतलब लड्डू को अंदर कौन लेता है? हम. तो इंजेक्शन मतलब फूड को अंदर लेना. राइट, और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं हम? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं. होलोजोइक, पूरा अंदर खाते हैं, होलोजोइक. ठीक है, और फंगस क्या करता है? फंगस जो है ये अजीब इंसान है. क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करता है. एब्जॉर्प्शन, ऊपर बैठ जाएगा, उसके ऊपर केमिकल्स रिलीज करेगा और धीरे धीरे उसको खींचने लग जाएगा. आ जाओ. ठीक है, बूंदी के छोटे छोटे स्वीट के जो पार्ट रहते हैं उसे सुक्रोज कहा जाता है. पढ़ोगे आप बायोमोलिक्यूल्स में. तो बड़ा सा लड्डू है, बहुत मीठा है, छोटी छोटी बूंदी है, उसके ऊपर प्यारा सा फंगस आराम से बैठेगा, केमिकल्स रिलीज करेगा. ठीक है, या केमिकल्स स्पिट करेगा, या पैसे भी बोल सकते, थूक देगा केमिकल्स उसके ऊपर. क्या करेगा? लड्डू टूटेगा धीरे धीरे उस केमिकल से. जैसे ही लड्डू बड़े से मॉलिक्यूल में से छोटे से मॉलिक्यूल में आया, ये फंगस रेडी बैठा है, सीधा मॉलिक्यूल को, सीधा उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अंदर. अब क्या करेगा? एक फंगस का सेल है, मल्टी सेलर है, अपने आने वाले बच्चों को देगा, लो तुम भी ग्लूकोज लो, बढ़ाओ, इस लड्डू पर टूट पड़ते हैं. इस तरीके से खाएंगे जैसे जिंदगी में कभी लड्डू मिला ही ना हो. तो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं. किस चीज का एब्जॉर्प्शन? ग्लूकोज को खींचेंगे. कैसे? केमिकल्स रिलीज करके. हम क्या करते हैं? हम भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं लड्डू से, हम भी केमिकल्स रिलीज करते हैं, पर कब? लड्डू को अंदर लेकर. ये दोनों में डिफरेंस. ठीक है, तो सैप्रोट्रॉफ, इसको समझेंगे हम जब एक किंगडम स्टार्ट करेंगे. सैप्रोट्रॉफ, तो वहां कौन सा किंगडम आएगा सर? यहाँ पर जो किंगडम आएगा उसका आंसर होगा फंगाई या फंजी, और ये जहां किंगडम आने वाला है उसका आंसर है एनिमेलिया. कोई नहीं मेला यहाँ पर, इट इज एनिमेलिया. ठीक है, किंगडम एनिमेलिया, कोई ही नहीं मेला. तो फंगस एनिमेलिया. चलो लिख लिया हो तो सवाल पूछूं? लिख लिया है? नहीं सर. नहीं सर. किसी को मारना मत और सब जन लड्डू तोड़ देना. ठीक है, मैं भी लड्डू को मिटा रहा हूँ, क्योंकि गणपति अभी छोटा गया है, बड़ा आएगा. तो छोटा गणपति गया है, हाड़ पोके आएगा. जब हाड़ पोके आएगा तब अपन बड़ा वाला लड्डू लेंगे. ठीक है सर, ऑनलाइन लाइव लड्डू तोड़ रहे हो, क्या बात है. आजकल सब लाइव चल रहा है ना, तो लाइव लड्डू ही तोड़ना पड़ेगा. सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ. इसी पर आएगा. पहले लिख लो जल्दी जल्दी. और जगह छोड़ देना इसके नीचे. और कुछ आएगा बट आज उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसको कल देखेंगे. जगह छोड़ देना इसके नीचे. आज के लिए इतना सफिशिएंट है. हो गया हो तो मुझे एक बार बता दो. हो गया सर. कोई है ऐसा जिसका नहीं हुआ है?
सभी का हो गया है? ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है, एक मिनट, अभी देख लो, अभी दिख रहा है? हाँ सर। अगर किसी को भी कोई भी वर्ड नहीं दिख रहा होगा ना तो वो मुझे पूछ सकता है, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। चलो पूछू क्वेश्चन। हाँ सर। देखो सर पूरे टेबल में, हाँ बोलो, पूरे टेबल में मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रोपिक, मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रोपिक, अच्छा एक चीज बच चुकी है, ओके, यूनिसेलुलर के अंदर हमने लिखा नहीं है, यूनिसेलुलर के अंदर जो किंगडम आता है उसका नाम है प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर के अंदर जो किंगडम आता है उसका नाम है प्रोटिस्टा। ये छूट चुका है, तो 5 किंगडम हो चुके हैं, 1 2 3 4 एंड 5। प्रोटिस्टा लिख लो यूनिसेलुलर के अंदर, एक सेल वाला, ठीक है, राइट। तो सवाल का जवाब दो, कितने ऐसे किंगडम है, कितने ऐसे किंगडम है जो यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर है? 3 3। यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर 3 है, 1 2 एंड 3, राइट। चलो, हाउ मेनी ऑफ द किंगडम आर यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर? 1 विच इज दैट? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। चलो, और लास्ट क्वेश्चन वो कल पूछूंगा, इस टेबल को अच्छे से लिख लो, कल यहाँ पर और कोई चीज आने वाली है, कुछ नई चीज आएगी तो उसको लिख लेंगे और ये टॉपिक को यहीं पर खत्म करेंगे। और एक चीज बता दूं, जितने एंट्रेंस वाले हैं उनके लिए जब भी एंट्रेंस का क्लास, मतलब जब भी आने वाला टॉपिक या ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, तब एक एक किंगडम पढ़ा जाएगा। यहाँ तक मैं स्टॉप कर रहा हूँ। एनिविलिया किंगडम को उठा के पढ़ेंगे, फंगस को, प्लांटी को, प्रोटिस्टा को, मोनेरा को, हर एक चीज को। कुछ जनरल क्वेश्चन आपको जो याद है, ये वो स्पीशीज है जो सबसे पहले अर्थ में योगदान दिया था, और ये वो स्पीशीज है जिसका टेम्परेचर, कितना भी टेम्परेचर रहो, ये सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि ये अर्थ पर सबसे पहले आया था। कुछ क्वेश्चन है जो जनरल याद रखना, बाकी का हम उदया देख कल देखते हैं, राइट? ओके सर। ओके सर। नाइस। गणपति बाप्पा मोरया। मोरया।